I welcome you all in the rapid revision series of solid state 12th class. Okay, so एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है सॉलिड स्टेट की रैपिड रिवीजन की। आज हमारी सेकंड क्लास है, ठीक है। उसको हम रिवाइज करेंगे सॉलिड स्टेट जो हमारा चैप्टर है 12th क्लास के लिए, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट विद दैट। सुनने में आ रहा है कई बार कि चैप्टर आपका ये जो है एक रिकमेंडेड सिलेबस जो है उसके हिसाब से इसको अल्टर कर दिया गया है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना देख लेना। अगर 11th क्लास के लिए है तो वो उसको वॉच कर सकते हैं, और फॉर द नीट एंड जेई बेटा तो ये चैप्टर तो आना ही है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सो लेट मी शेयर यू द स्क्रीन और फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो या यू कैन सी द स्क्रीन हियर। ओके, तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था, यू कैन सी द लास्ट वीडियो जो सॉलिड स्टेट की पहली वीडियो थी मेरी। अभी हम सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेट मी चेक वेदर रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। ओके या सो बेटा प्रीमिटिव लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो कुछ यूनिट सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया था। एक प्रीमिटिव यूनिट सेल आपकी वो यूनिट सेल थी जिसमें आपके एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स, और सेंटर यूनिट सेल आपकी वो होती है जिसमें एटम्स प्रेजेंट होते हैं आपके कॉर्नर पे भी और सेंटर पे भी। सेंटर फेस का भी हो सकता है, सेंटर आपका बॉडी का भी हो सकता है, सेंटर आपका एज सेंटर भी हो सकता है, ठीक है। तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। पहला अपना टॉपिक रहेगा प्रीमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में किस तरह से अरेंजमेंट होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, और बेटा जी क्या उसकी पैकिंग इफिशिएंसी होती है, सारी की सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, सो इन द लास्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू कि प्रीमिटिव यूनिट सेल वो यूनिट सेल आपकी होती है एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं केवल कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 पर एटम का जो कंट्रीब्यूशन है 1/8। ये वाला फिगर आप देख सकते हो, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में बना हुआ है बेटा जी। तो इस फिगर में आप देख पा रहे हो कि जो एटम का जो कंट्रीब्यूशन है वो केवल 1/8 है ना, ऐसे समझना। एक कोई अगर एटम है तो वो इस तरह से आपका डिवाइडेड होता है बेटा जी, इस तरह से आपका डिवाइडेड होता है। ये इस इतनी इतनी यूनिट सेल से डिवाइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक यूनिट सेल के अंदर जो ये वाला शेडेड एरिया में बना रहा हूँ केवल वही आता है, ठीक है। एक यूनिट सेल के अंदर केवल इतना पार्ट ही आपका आता है, यानी 1/8। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर आप निकालेंगे, नंबर एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, नंबर ऑफ एटम्स अगर यहाँ आप निकालेंगे प्रीमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। आप जानते हैं कि 8 कॉर्नर्स होते हैं और हर कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होता है बेटा जी, और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 का। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आ जाएंगे 1। केवल एक एटम प्रेजेंट होगा एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। नंबर ऑफ एटम एक क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब अगर इसी की यहीं पे मैं पैकिंग इफिशियंसी निकालूं, ठीक है, अगर मैं यहीं पर इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालूं तो देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैकिंग इफिशियंसी जनरली 5 से इसको लिख देते हैं। ये होता है आपका क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब डिवाइड टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, मतलब क्यूब का कितना वॉल्यूम है, और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, ठीक है। एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है। तो बेटा जी कैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ करके। या यू नो वेरी वेल, एटम्स आपके स्फीयर्स होते हैं, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई, और यहाँ पर आपका आ जाएगा आर क्यूब। ये तो वॉल्यूम एटम का वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए क्यूब, है ना। अब ए क्या है ध्यान से समझना। जब बेटा जी आप एक सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो एटम्स आपके टच करते हैं अलोंग द एज। जो एज आपका होता है उसके अलोंग एटम्स आपके टच करते हैं, ठीक है। तो ये जो एज लेंथ है ए वो किसके इक्वल हो जाएगी, आर ये वाली रेडियस और आर ये वाली, यानी क्या रिलेशन निकल के आता है एज लेंथ का और रेडियस का, रेडियस ऑफ द एटम्स, है ना, जो भी आप एटम की बात कर रहे हो या आयन की बात कर रहे हो। ए इक्वल टू 2r, यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया। वी नीड टू पुट इट राइट हेयर, हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे बेटा। क्या 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, आप जानते हो ए की वैल्यू आप अगर पुट करोगे तो इट विल बी 2r क्यूब, है ना, 2r क्यूब। एक सेकेंड, लेट मी राइट इट प्रॉपरली। ये आपका हो जाएगा 2r यहाँ पर और उसका हो जाएगा क्यूब, है ना। सो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 8r क्यूब, है ना, ये कैंसिल, और 4 2 ये हो गया, तो ये हो गया पाई/6, ठीक है।
अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे बेटा जी, 3.14 इज द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, तो इट विल बी 0.524, 0.524 will be the value of 5। जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इट इज नॉट परसेंटेज है ना, इट्स ओनली फ्रैक्शन, फ्रैक्शन की वैल्यू 0.524 हो जाएगी। इफ यू आर कन्वर्टिंग दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन इनटू द परसेंटेज, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, बच्चा बच्चा जानता है यार, ठीक है, पर सोर्स से मल्टीप्लाई कर दे, परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 52.4%, दिस इज द परसेंटेज, ये क्या वैल्यू हो जाएगी 52.4%, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल है, जिसको आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हो। एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स एंड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम वन एटम, कितना होगा कंट्रीब्यूशन, तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है बेटा जी 1/8 कंट्रीब्यूशन अगर एटम कॉर्नर्स का है तो, ठीक है। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड यू कि एटम अगर प्रेजेंट है आपका फेस सेंटर पे तो कंट्रीब्यूशन 1/2 है, एटम अगर प्रेजेंट है आपका एज सेंटर पे तो आपका कंट्रीब्यूशन 1/4 है, ठीक है। अकॉर्डिंगली यू कैन इजीली कैलकुलेट द थिंग्स, ओके। सेकेंडली आई एम टॉकिंग अबाउट द सेंटर्ड यूनिट सेल, और सेंटर्ड यूनिट सेल में जो आपका पहला है वो है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। आई नो आई एम स्पीडी, मैं थोड़ा तेज जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इट्स रैपिड रिवीजन सीरीज, सारा का सारा सिलेबस आपको एक बार करा दूंगा बढ़िया से एकदम, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। कोई चीज रह जाएगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको क्या और पढ़ना है, तो वो बता दिया जाएगा, ठीक है। ओके बेटा, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेशन इसकी क्या है, डेफिनेशन बता देते हैं आपको। हियर एटम्स आर प्रेजेंट at corners as well as at the center of the body। बॉडी मतलब बॉडी कौन सी ले रहे हो आप, क्यूब ले रहे हो यार, और क्या ले रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप इस देखो, इस अलग अलग डायग्राम्स को समझना सीखो। हमको ऐसा लगता है कि हमने केवल एक डायग्राम पढ़ लिया तो उसी से अपना काम चलेगा, हर चीज को समझो। एनसीईआरटी बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट बुक्स हैं, चाहे तो जेई का एग्जाम हो, चाहे नीट का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी आईएएस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आईलेट्स का एग्जाम हो, चाहे आपका कैट का एग्जाम हो, क्लेट का एग्जाम हो, किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, ठीक है। दे देख तीनों स्ट्रक्चर को, तीनों डायग्राम्स को मैंने इसीलिए वही डायग्राम चूज किए हैं जो आपके एनसीईआरटी में, बिकॉज पहले आप अगर बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाओगे तो भाई कोई एग्जाम नहीं बचेगा फिर। ये देख, एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे आपको दिख रहे हैं 8 एटम, एक एटम बॉडी के सेंटर पे भी है ना। अगर इसकी मैग्नीफाइड इमेज देखूं स्फीयर की फॉर्म में, तो जो बीच वाला ये वाला दिख रहा है जो मैंने मार्क किया, ये वाला आपका बॉडी का सेंटर है। अगर आप क्यूब की फॉर्म में देखोगे तो ये वाला जो एटम है, ये वाला जो मैंने मार्क किया, ठीक है ना, ये वाला एटम क्या है, बॉडी का सेंटर है। अब 3D में है तो उसको पूरा नहीं देख पाएंगे हम, समझ गए आप। तो बेटा नंबर ऑफ एटम्स अगर आप यहाँ पर निकालोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूब के अंदर या बीसीसी के अंदर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब है ना। तो बेटा जी वो होंगे आपके कितने, 1/8 इंटू 8, ये तो कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन हो गया, प्लस 1 y1, क्योंकि जो बॉडी के सेंटर होगा है ना, अगर आप एक रूम के अंदर बैठे हो, रूम के अंदर मैं कोई एटम लगा दूं रूम के अंदर, तो क्या वो एटम किसी यूनिट सेल से शेड होगा, डेफिनेटली नॉट, है ना, उसका पूरा कंट्रीब्यूशन अंदर का अंदर आएगा, समझ गया आप, इसी टाइप से। तो नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने हो जाएंगे बेटा जी यहाँ पर 2, ऑब्वियसली कितना नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 2, ठीक है। ओके, अब अगर यहाँ से आप पैकिंग फ्रैक्शंस निकालोगे, पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, तो फाई की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ पूरा सो दैट कि आपको समस्या ना आए। पैकिंग इफिशिएंसी, ये पैकिंग फ्रैक्शन भी कई बार इसको लिख दिया जाता है, राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है यार जल्दी जल्दी में ना, इसलिए। तो पैकिंग इफिशिएंसी फाई, अगेन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, यहाँ पर तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका रहेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का कितना वॉल्यूम है ना। अब अगेन वी नीड टू हैव द 4/3 पाई आर क्यूब हेयर। बेटा जी नंबर ऑफ एटम्स इस बार 2 हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है आपने 2 एटम से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर अगेन ए क्यूब। अब देखो दो, ये आपके कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में अलग अलग लिखे हुए हैं कि रिलेशन क्या होता है ए और आर का, लेकिन मैं, और एक जगह तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर रखे हैं, एक जगह ए और आर का रिलेशन है, और एक जगह आपका पैकिंग फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन है, ठीक है। उसको मैं एक जगह एसिमुलेट करके आपको दे रहा हूँ, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस भी अभी हम देखेंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, ओके। या तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा जी, तो ध्यान से समझना, जब आप बॉडी सेंटर की बात करते हैं, बॉडी सेंटर की, ठीक है, तो बॉडी सेंटर में क्या होता है, एक एटम तो आपका यहाँ पर होता है, एक एटम बॉडी के सेंटर पे होता है, और एक एटम आपका यहाँ पर होता है। तो एटम्स आर टच्ड अलोंग द बॉडी सेंटर, है ना, बॉडी का जो सेंटर होता है उसके अलोंग एटम टच करते हैं, ओके। अब जब आप इसकी लेंथ निकालोगे तो दैट कम्स आउट टू बी √3a, ठीक है, ये √3 आता है। कैसे आता है अभी मैं बता दूंगा आपको। अब बेटा जब आप निकालोगे इसकी लेंथ तो ये ऐसे होता है, और ये आपका ऐसे होता है,
यहाँ पर एक तो एज लेंथ होती है और एक फेस डायगोनल होता है, वो एफसीसी में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हमने ये ले लिया है तो डोंट वरी, एफसीसी में पढ़ेंगे, और ये आपका √3 आ जाता है। तो रिलेशन आपका क्या निकल के आता है कि ए की वैल्यू हो गई आपकी √3a इक्वल्स टू, ऐसे समझो, √3a इक्वल्स टू आपका हो गया 4r, ठीक है। 4r क्यों, 4r कैसे आया भैया जी, यार देखिए ये r, ये पूरा 2r और ये r, ठीक है, इस टाइप से 4r आ गया। समझ गए होगे, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ तो रिवीजन कर रहे हैं, ओके। तो 2 4 जा 8 पाई आर क्यूब यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 है, और बेटा जी ए की जो वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4/√3, और यहाँ पर आपका जाएगा आर, ठीक है। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी तो 3, और आपका ए की आपने एक सेकेंड बेटा, 8 हाँ ठीक है 8, और ये हो जाएगा आपका 4/√3 r का क्यूब, ये ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आपको सीधा सा लॉजिक मिल जाएगा, जब भी आप कैलकुलेशंस की तरफ जाओगे बेटा जी, तो यहाँ से अब कर सकते हो यार, r से r कैंसिल हो जाएगा, ये √3 के चाहे तो 1.732 रख लेना, चाहे आराम से जैसे भी आपको सूटेबल लगे वैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ से जो फाई की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, फाई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी और 0.68 बेटा, है ना। फाई की वैल्यू कितनी है, 0.68। परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो कितना हो गया, 68%, ठीक है। तो अगेन यहाँ से भी हमारे 2-3 क्वेश्चन क्लियर हुए कि एटम्स सेंटर के कॉर्नर्स, एटम के कॉर्नर्स के साथ साथ क्यूब के कॉर्नर्स के साथ साथ सॉरी क्यूब के सेंटर पे प्रेजेंट होता है। जो रिलेशन अगर आप आर और ए का देखेंगे तो √3a इक्वल्स टू 4r होता है, जो कि पहले वाले में कितना था, एक पूरी टेबल भी मैं आपको दे दूंगा बाद में, पहले वाले में कितना था 2r इक्वल्स टू a, ये रिलेशन आपका था, ठीक है। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन उसमें कितना था 52.4%, यहाँ पर कितना है 68%। ऑब्वियसली बात है, ज्यादा तो होना ही है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स 2 है, वहाँ नंबर ऑफ एटम्स आपका 1 था। अब एक बात क्लियर हो रही होगी कि एफसीसी में अगर नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा रहेंगे तो उसकी पैकिंग इफिशियंसी भी बेटा जी ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, चलो समझते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूब की बात करते हैं, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है कि एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, वो तो रहेंगी, एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, सारे के सारे फेस पे भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि अब इनको समझ लेते हैं एक बार, ये देखो ये एटम, देखो ये आपका, ये इसकी बात करोगे आप तो देखो यहाँ एक फेस पे ये रहा एटम, ठीक है, उसी टाइप से एक फेस पे ये रहा एटम, उसी टाइप से एक फेस पे आपका ये रहा एटम, उसी टाइप से एक फेस पे ये रहा एटम, ऊपर वाला ये रहा एटम और ये रहा एटम, 6 फेस होते हैं, 6 के 6 एटम आपको दिखा दिए मैंने, ठीक है, समझ गया। तो बेटा अगर यहाँ से आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकालोगे या यहाँ से आप नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो नंबर ऑफ एटम्स आपके कितने आ जाएंगे, ध्यान से समझो, नंबर ऑफ एटम्स आपके हो जाएंगे 1/8 इंटू 8 यहाँ से आ जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 6 वाई सो, क्योंकि नंबर 1/2 इंटू 6 यहाँ से क्यों आया है, 1/2 यहाँ से इसलिए आया बेटा जी क्योंकि यहाँ पर जो आपका कंट्रीब्यूशन है ये 1 हो गया और ये आपका 3 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके आ जाएंगे केवल 4, ठीक है। आई थिंक ये वाली बात भी आपको समझ आ गई होगी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपके किस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो 5 की वैल्यू क्या होगी, पैकिंग फ्रैक्शन, इफ यू विल कैलकुलेट पैकिंग फ्रैक्शन हियर, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू यहाँ से कितनी रहेगी, तो इट विल बी 5 इक्वल्स टू अगेन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। इस टाइप से आप इजीली निकाल सकते हैं, ओके। और अगर आप देखेंगे इसको तो क्या वैल्यू हो जाएगी बेटा जी, 5 विल इक्वल टू कितने एटम्स है इस बार, 4 है, 4/4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब यार, सॉरी बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, स्फीयर का ऊपर क्यूब का नीचे, जैसे कि आप हमेशा लेते आ रहे हैं, उसको हटा देते हैं हम, ये ठीक है, यस। तो क्या कैलकुलेशंस रहेंगी अपनी, यहाँ से अगेन ए क्यूब आ जाएगा। अब अपने को रिलेशन निकालना है, जहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए और आर का रिलेशन क्या होता है, तो ए और आर का रिलेशन यू कैन इजीली कैलकुलेट। आई नो यू कैन फेल की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, बट आपको मेंशन तो करना पड़ेगा बेटा वो चीज़ को, ठीक है, समझना तो पड़ेगा क्योंकि इस रिवीजन सीरीज ओनली, ठीक है, पेपर आपका आ रहा है बिल्कुल। ये ए है, ये ए है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज टर्म्ड एज फेस डायगोनल, फेस डायगोनल,
तो फेज डायगोनल की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, √2a, ठीक है। फेज डायगोनल की वैल्यू यहाँ से √2a हो जाएगी। तो बेटा आप वैल्यू रखोगे, क्या रिलेशन आएगा कि r यहाँ से, 2r यहाँ से और r यहाँ से, तो 4r इक्वल्स टू √2a। तो a की वैल्यू हो जाएगी 2√2r, ठीक है। ये होगी वैल्यू ऑफ a। अब आपको जब फाई आप कैलकुलेट करेंगे तो फाई इक्वल्स टू हो गया 16πr³ अपॉन 3 2√2r⁻3, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 0.74। फाई की वैल्यू कितनी आएगी, 0.74। अगर आप परसेंटेज की बात करेंगे तो इट विल बी 74%, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड क्यूब के अंदर जो पैकिंग इफिशियंसी है, मतलब एक क्यूब के रेस्पेक्ट में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है बाय द एटम्स, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है, वो कितना रहेगा, 74%, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। पहला क्वेश्चन पैकिंग इफिशियंसी कितनी है, दूसरा क्वेश्चन पैकिंग इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या है, तीसरा क्वेश्चन पैकिंग इफिशियंसी का एज लेंथ के मतलब रेडियस का, एटम जो है एफसीसी के अंदर रेडियस का, रेडियस ऑफ आयन और एटम का एज लेंथ के साथ रिलेशन क्या है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है और तीनों में 3-3 लगा के 9 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाते हैं, जो बोर्ड में बहुत बार पूछ ले जाते हैं। यू कैन इजीली स्कोर अप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, ओके। ये आपका हो गया, समझ आ गई बात आपको, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको कंट्रीब्यूशंस वगैरह बताए, सारे के सारे कितना कितना कंट्रीब्यूशन होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पैकिंग इफिशियंसी की। मैं केवल रैपिड रिवीजन दे रहा हूँ आपको, पैकिंग सॉरी किस तरह से क्लोज पैकिंग होती है एटम्स की 1D में, 2D में और 3D में। मैं केवल रैपिड रिवीजन दे रहा हूँ, डिटेल में आराम से मैं लेक्चर लाऊंगा बाद में, तो आराम से पढ़ लेंगे उसको। अभी केवल आपको याद करना है। 1D में ऑब्वियस सी बात है, एक डायमेंशनल एटम से एटम टच होता चला जाता है, दिस इज 1D। अगर आप 2D क्लोज पैकिंग की बात करेंगे बेटा, तो 2 टाइप की पैकिंग होती है। एक तो होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसमें एक लेयर के एग्जैक्टली नीचे आप दूसरी लेयर रखोगे तो इसको ए ए ए ए टाइप भी बोला जाता है, ठीक है ना। यही रिपीटेशन चलता चला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि अगर आप इस एटम की बात करोगे तो यहाँ से एक स्क्वायर बन रहा है, दैट इज वाई। और यहाँ पर जो नंबर ऑफ, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर जो यहाँ पर है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोई भी एटम पकड़ लो रैंडमली तो उसको वो कितने एटम से टच्ड है, तो दैट इज 4 हियर, दैट इज 4 हियर, ठीक है। अगर आप यहाँ बात करोगे तो ये बेटा जी इसको 2D में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाएगा, दिस इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो आपके कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, आप इजीली देख सकते हो, नाम से सजेस्ट है 6 रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका रहेगा 4, यहाँ पर रहेगा 6, ठीक है। तो ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि वो डू मीन बाय 2D क्लोज पैकिंग, तो 2D क्लोज पैकिंग 2 टाइप की होती है। हम 2 डायमेंशन में ही चल रहे हैं अभी, देखो हम 3D में नहीं है, हम 2D में ही है अभी, 2 ही एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात करेंगे बेटा, तो 2 टाइप की पैकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक तो होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं आपके वो होते हैं 6, ठीक है। और इसको ए बी टाइप की पैकिंग भी कहा जाता है, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। इसमें रिपीटेशन होता चला था, ए के बाद बी फिर ए फिर ए, है ना, इस टाइप से। इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं कि जो ए और बी होता है, उसके बाद जब आप थर्ड लेयर रखोगे ना, थर्ड लेयर, तो थर्ड लेयर उस वे में रखी जाती है जो टेट्राहेड्रल वर्ड को कवर करती है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वर्ड जिससे कवर हो जाता है, थर्ड लेयर इन सच ए वे so that all the tetrahedral voids are covered, all the tetrahedral voids are covered। कवर का मतलब समझ रहे हो, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, अभी तो ये भी बात नहीं करी है, तो सुनो ध्यान से। मान लो एक ये आपका स्फीयर है, दूसरा स्फीयर ये है, तीसरा स्फीयर ये है, एक चौथा स्फीयर इसके ऊपर रखा हुआ है, ऐसे समझ लो। ये लो चौथा स्फीयर हमने यहाँ पर रख लिया, तो बेटा ये वाला जो स्पेस है ना, इट विल नेवर बी ऑक्यूपाइड, ये कभी ऑक्यूपाई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप थर्ड लेयर जो रख रहे हो कुछ उस तरीके से इसके ऊपर रख रहे हो जिससे कि आपका जो टेट्राहेड्रल वॉइड है वो कवर हो रहा है, तो उसको कहा जाएगा आपका ए बी टाइप पैकिंग, ठीक है, जिसके अंदर आपका टेट्राहेड्रल वर्ड्स कवर होंगे। ऐसे ही याद करना है आपको, ठीक है। बाकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में लेके आऊंगा, डोंट यू वरी अबाउट दैट, बट अभी याद कैसे करना है एग्जाम्स के लिए वो बहुत जरूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स आपके 6 हो जाएंगे। इसी के अंदर दूसरी आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स बेटा जी होते हैं वो जस्ट लाइक एफसीसी होते हैं 4, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज ए बी सी, इस टाइप का अरेंजमेंट रहेगा आपका, ठीक है। ए फिर बी फिर थर्ड लेयर, मतलब तीनों लेयर्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, चौथी बार में रिपीटेशन होगा। और यहाँ पर जो थर्ड लेयर रखी जाती है उस तरीके से रखी जाती है सो दैट ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड, ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर कवर्ड,
जिससे कि सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, मान लो ये आपका है, ये है, ठीक है, उसके बाद एक ये है और एक ये है और एक ये है। तो देखो ये वाला जो स्पेस जो मैं रेड कलर में बना रहा हूँ, ये कभी भी ऑक्यूपाई नहीं रहेगा, ये हमेशा खाली रहेगा। यार अगर आप बॉल रखोगे यहाँ पर तो स्पेस कभी खाली नहीं रहेगा, इसको कहा जाएगा अपना ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स की आपकी पैकिंग हो गई है। ठीक है, समझिए आप इस तरह से सारी की सारी चीज़ बहुत बढ़िया से आपको याद करनी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिलेबस की बात करेंगे तो बेटा जी नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे आपके वो रहेंगे n टू n के बराबर। ठीक है, 2n, जहाँ पर n है नंबर, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेंगे यहाँ पर वो रहेंगे n के बराबर, जहाँ पर n अगेन नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, टोटल जो वॉइड यहाँ पर निकल के आएंगे बेटा जी वो आपके निकल के आ जाएंगे 3n, 2n प्लस n, ये इक्वल टू कितना आ जाएंगे 3n के बराबर। ठीक है, ये हो गया। तो इफिशियंसी निकाल ली, नंबर ऑफ एटम्स देख लिया, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स देख ली, यूनिट सेल का क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, लैटिस पॉइंट क्या होता है वो देख लिया, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन देख लिया, एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में टाइप्स देख लिया। ठीक है, एक 7 क्रिस्टल सिस्टम और रहता है, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक वगैरह, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके जाऊंगा जिसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, ओके। अब देखो कुछ कुछ क्वेश्चंस में मेरे पास हैं जो आपके बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, और जो मैंने आपका ये दे दिया है उसकी फॉर्म में ऑप्शंस की, सो दैट आप इसको अप्रोच लगा सकें अपनी। सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूब, बॉडी सेंटर्ड क्यूब आपको दे रखा है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ एटम्स जाएंगे 2, आप जानते हो अभी हमने प्रूव किया, विद यूनिट सेल एज ऑफ 4.29 एंगस्ट्रॉम, है ना। एज लेंथ मतलब ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 4.29 एंगस्ट्रॉम, 4.29 इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज अप्रोक्सीमेटली, रेडियस कितनी रहेगी, बात को समझना ध्यान से, सोडियम एटम की रेडियस आपसे पूछी हुई है। आप अच्छे से जानते हो कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए रिलेशन ऑफ एज लेंथ एंड रेडियस क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि बॉडी सेंटर्ड के लिए √3a इक्वल्स टू होता है बेटा जी 4r। ठीक है, √3a इक्वल्स टू 4r। अगर आप यहाँ से निकालोगे रेडियस ऑफ सोडियम एटम तो इजीली कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे, √3/4 इंटू a इक्वल्स टू r। ठीक है, यहाँ अगर इस वैल्यू को आप पुट करेंगे तो एक बार देख लेते हैं क्या होगा, r इक्वल्स टू 1.732 इंटू 4.29 10⁻⁻10/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1.0 एंड 1 पॉइंट ये। ठीक है, इस टाइप से। तो आई थिंक जो आंसर इसका आएगा आपका एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा। पहली चीज़ तो ये है, एंगस्ट्रॉम में आंसर क्यों आएगा, बिकॉज जो आपके पास ऑप्शन है वो सारे एंगस्ट्रॉम में दिए हैं, और वैसे भी अगर एंगस्ट्रॉम में नहीं भी तो आप उसको अल्टर कर सकते हो इजीली, एंगस्ट्रॉम में लाया जा सकता है वो आंसर। ठीक है, तो इट विल डेफिनेटली बी 1.732 मल्टीप्लाइड 1.07, ये आपका जाएगा 1.86 समथिंग एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं, आज ही कराया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा हुआ है। अगर आप इसकी बात करोगे तो एन एलिमेंट हैविंग एन एटॉमिक रेडियाई ऑफ दिस थिंग, नॉर्मल आप इस बार आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है, क्रिस्टलाइजेस इन एन एफसीसी यूनिट सेल, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द सेल, लेंथ मतलब एज लेंथ की बात कर रहा है ना, ये यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है। और एफसीसी इस बार दिया हुआ है, आप जानते हो कि √3 2a इक्वल्स टू 4r या a इक्वल्स टू 2√2r। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब रेडियाई आपको प्रोवाइडेड है। ठीक है, आराम से इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, ये हो गया, तो 2√2 इंटू 1.414 हो गया, और आर की वैल्यू कितनी है आपकी 0.14 नैनोमीटर। ठीक है, बेटा अब इससे जो भी आपका आंसर आएगा आप आराम से कैलकुलेट कर लेना उसको, वट एवर द आंसर विल बी, इट कैन इजीली बी कैलकुलेटेड। एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक रेडियस इतनी है, एन एटम, ठीक है, इसकी एटॉमिक रेडियस आपको प्रोवाइडेड है, एफसीसी में आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उससे रिलेशन आपका आ गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द सेल, तो आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं।
थर्ड है द एज लेंथ ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक शेल ऑफ एन आयोनिक सब्सटेंस इज 508। एज लेंथ का मतलब ए की वैल्यू है 508 पिकोमीटर। इफ द रेडियस ऑफ कैटायन इज 110, रेडियस ऑफ एनायन कितनी होगी? अब देखो फेस सेंटर्ड क्यूब की बात है बेटा, तो उसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान से समझना। मैंने बताया था कि आपका जब फेस सेंटर्ड की बात करते हो, जो एटम एक फेस के अलोंग टच करते हैं, ठीक है, तो जनरली एनायन आपका कॉर्नर्स पे यानी क्यूबिक शेल बनाता है और कैटायन आपका सेंटर में रहता है या वोइड्स में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर R, 2R और R है, तो इसमें 2 कैटायन होते हैं और 2 एनायन, ठीक है। तो यू कैन से कि जो आपका 4R है उसको मैं ऐसे 2R प्लस एंड R माइनस ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। उससे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। इक्वल्स टू √2a, तो √2 हो जाएगा, तो √2 R प्लस प्लस R माइनस इक्वल्स टू a। अब एज लेंथ बेटा जी आपको दिया हुआ है और ये भी आपको प्रोवाइडेड है। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। आप कैटायन की 110 है तो एनायन की आप निकाल सकते हो। ऑब्वियसली बात है, एनायन की रेडियस जनरली बड़ी आती है। और आपको सब्सटेंस दिया है क्या? नहीं दिया हुआ। जनरली वैसे भी बड़ी आपकी एनायन की रेडियस आती है, बट नॉट, इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इजीली यहाँ से बेटा आप क्या निकालोगे, तो R प्लस प्लस R माइनस इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ पर A/√2, ठीक है। A/√2 से फिर इधर जाके इसको माइनस कर देना, तो आप एनायन का रेडियस आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा आप यहाँ पर उसको टिक कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहेगी, हो जाएगा वो ठीक, ठीक है। तो ठीक है, इसको मैं यहीं रखता हूँ। इस क्लास को, एक क्लास आपकी और बची है, उसमें पूरा पूरा सॉलिड स्टेट का रैपिड रिवीजन के साथ मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए चलो बाय बाय।